नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूं, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूं, तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है ज्योति मौर्य। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, तीसरी खबर में बात ज्ञान वापी की, चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। सबसे पहले बात ज्योति मौर्य की। उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। जांच कमेटी ने नोटिस जारी कर ज्योति की संपत्ति का ब्यूरो तलब किया है। उनसे प्रॉपर्टी, वाहन और बैंक खातों की जानकारी जांच कमेटी ने मांगी। दरअसल जांच कमेटी वीडियो कैमरे की निगरानी में अब ज्योति से पूछताछ करेगी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति मौर्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और कई तरीके के अवैध लेन देन किए हैं। हालांकि उन रुपयों से कई सेक्टरों में निवेश किया है। यही नहीं, कई मकान, प्लॉट और फ्लैट लिए। इन सभी के सबूत आलोक मौर्य ने पेश किए। आलोक ने वो कागज भी पेश किए हैं कि किसी अधिकारी से ज्योति ने कितने लेन देन किए हैं। इन सभी गंभीर मामलों के लिए जांच कमेटी ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य जिला कौशाम्बी में साल 2019 और साल 2021 के बीच तैनात रही है। इस दौरान उनकी एक डायरी भी जांच कमेटी को दी गई है, जिसमें सारा हिसाब किताब रखा हुआ है, जिसमें महज एक महीने में 6 लाख रुपए किस तरह से कमाए गए इसकी भी जानकारी दी गई। उस डायरी में यह भी लिखा है कि हर महीने 15,000 सप्लाई इंस्पेक्टर और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर को दिए गए हैं। प्रयागराज की जांच कमेटी अब नोटिस जारी कर ज्योति से लंबी पूछताछ करेगी। वहीं सवालों की लिस्ट भी तैयार की गई। इस भ्रष्टाचार में शामिल अन्य लोगों से भी पूछताछ होगी, जिसके बाद अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि ज्योति के साथ साथ आलोक से भी पूछताछ होगी। पहले अलग अलग, फिर दोनों को सामने बिठाकर जांच और पूछताछ की जा सकती है। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने जो डायरी सौंपी उसमें 33 करोड़ से अधिक के लेन देन का ब्यूरो है। जांच कमेटी ने लखनऊ के कुछ कार्यालयों से दस्तावेज भी जुटाए। वहीं इस मामले में शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त प्रयागराज ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी है। ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली है। साल 2010 में उनकी बचवल के आलोक मौर्य से शादी हुई थी। 2015 में दोनों की जुड़वा बेटियां हुई। वहीं साल 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस परीक्षा पास की। फिलहाल दोनों के बीच विवाद चल रहा है। ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल दोनों का केस कोर्ट में है। आलोक मौर्य की भी मुश्किलें बढ़ रही। ज्योति ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साथ ही आलोक की भाभी शुभ्रा मौर्य ने भी देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वाले रुपयों के लिए मारपीट करते थे। कई बार पुलिस को तहरीर दी। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और केस दर्ज किया। दूसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अपना दल कामरियावादी की पल्लवी पटेल इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। अगर ऐसा हुआ तो इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती। गठबंधन के मामले में सपा अध्यक्ष का रिकॉर्ड पहले से ही काफी खराब रहा है। हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव गठबंधन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके साथी ज्यादा दिन तक उनके साथ टिक नहीं पाते। अगर इस बार जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल भी उनके साथ छोड़ देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेले पड़ जाए। दरअसल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस और फिर वोटिंग, लेकिन वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी सदन में अनुपस्थित रहे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग नहीं की। हालांकि उनके करीबी ने दावा किया कि किसी जरूरी काम की वजह से वोटिंग के दौरान वो सदन से नदारद थे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी ने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया। माना यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में बने हुए। वही सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बीजेपी के सामने 5 सीटों की मांग रखी है। हालांकि बीजेपी 3 सीटें देने को तैयार है। वहीं इसी बात को लेकर दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो जयंत चौधरी भी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी का भी मानना है कि अगर जयंत उनके साथ आ जाते हैं, जाट वोटों के समीकरण के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर सकती है।
तो वहीं पल्लवी पटेल भी काफी समय से नाराज बताई जा रही है और चर्चा है कि वो भी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव सबको साथ लाने की कवायद में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद अपने साथियों को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। राजभर ने विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और पूर्वांचल में पार्टी को इसका फायदा भी हुआ था। बावजूद इसके अखिलेश सुभाषपा के साथ ज्यादा दिन गठबंधन कायम नहीं रख पाए। आपको बता दें कि गठबंधन के मामले में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। उन्होंने साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और फिर यह गठबंधन टूट गया। वही साल 2018 में सपा ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया। निषाद पार्टी अब एनडीए में। साल 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मायावती भी गठबंधन से अलग हो गई। वही साल 2022 में सुभाषपा, रालोद, अपना दल, कामरेवादी साथ आए। सुभाषपा पहले ही गठबंधन से अलग हो चुकी है। अब अगर रालोद और पल्लवी पटेल एनडीए में जाते हैं तो सपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सपा भले ही विपक्षी एकता में शामिल हो, लेकिन यूपी में वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहां बीजेपी का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तीसरी खबर में बात ज्ञानवापी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को वापस ले लिया गया था, जिस आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका जितेंद्र सिंह बिसेन, राखी सिंह और अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। दरअसल ये वही राखी सिंह थी जिन्होंने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं कोर्ट से ये भी मांग की गई कि इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे ज्ञानवापी में एएसआई सर्वेक्षण का काम प्रभावित न हो। हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका वकील सौरभ तिवारी की ओर से दायर की गई थी। वहीं इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच में हुई और इसी कोर्ट में जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी की सेशंस कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे कराने की अनुमति दी थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा, जिसके बाद परिसर में सर्वे जारी। चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से आए सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर छाई हुई। लोग दोनों को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने तो सीमा का खुले हाथों से स्वागत किया है, यहाँ तक कि उसे फिल्मों में काम से लेकर गुजरात के एक व्यवसायी ने नौकरी तक को ऑफर दे दिया है। तो वहीं कई लोगों को सीमा का भारत आना गले नहीं उतर रहा। इन तमाम बातों के बीच सचिन को लेकर ग्रेटर नोएडा की ही रहने वाली मिथिलेश भाटी का बयान भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उसे लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का कहती। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का कहकर मिथिलेश भाटी रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई। वहीं मिथिलेश भाटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब इस पर कई तरह के मीम भी बन रहे हैं, जिसे लेकर अब मिथिलेश की मां ने मिथिलेश की तरह ही मजेदार जवाब दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीमा सचिन की लव स्टोरी पर मिथिलेश भाटी की मां का क्या कहना है। दरअसल मिथिलेश भाटी की मां ने कहा है कि सीमा हैदर सचिन से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये तो उसकी साजिश है। सरकार को जल्दी से जल्दी इसका हिसाब किताब करना चाहिए। जब वो सचिन से इतना ही प्यार करती थी तो उसे पाकिस्तान बुला लेती, खुद 4 बच्चों को यहाँ लेकर क्यों आई? सचिन ही पाकिस्तान चला जाता, आराम से रहता वहां पर, बात खत्म हो जाती। वहीं सीमा हैदर को उसके सास ससुर और आसपास के लोगों ने भी अपना लिया। इस पर मिथिलेश भाटी की मां ने कहा कि अपनाया कुछ नहीं, मोहल्ले के लोग तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर किसी का बेटा या बेटी कोई गलत काम कर देता है तो माता पिता की तो मजबूरी है कि वो उसका समर्थन करे। उनके पास अब और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है, वो तो मजबूर है। उन्होंने कहा कि लोगों को पता नहीं सीमा हैदर में क्या सुंदर लगता है, क्या हमारे यहाँ कोई सुंदर नहीं, हमें तो वो कहीं से भी सुंदर नहीं लगती। वहीं इस दौरान मिथिलेश भाटी की मां ने मीडिया वालों पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पता नहीं आप लोगों को उससे क्या रिश्तेदारी है जो हर समय सीमा भाभी करते रहे हैं। अगर वो हमारे मोहल्ले में आती है तो हम उससे पहले ही जूतों से मार मार कर भगा देते, हम सरकार का भी इंतजार नहीं करते।
उन्होंने कहा कि ये एक ना एक दिन या तो फांसी चढ़ेगी या फिर पाकिस्तान जाएगी, इसका और कुछ नहीं हो सकता। वहीं मिथिलेश की मां ने कहा कि अगर वो मेरे पास आई तो मैं उसका वहीं पर उसका हिसाब कर दूंगी और वो यहाँ से ऐसे भागेगी जैसे गधे के सिर से सिंह, और मैं सरकार का भी इंतजार नहीं करूंगी। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।